नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार राही। जैसा कि आप देख रहे हैं, आसाम के ज़िले तिनसुकिया के बागजान गांव में तेल का कुआं स्थित है और 27 मई को यहां पर लग जाती है। इसके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस तेल की कुएं की जो गहराई है 3870 मीटर है। इसके अंदर 5.5 इंच का डाया का एक पाइप को इंस्टॉल किया गया है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लाउट प्रिवेंटर लगाया जाता है और इस ब्लाउट प्रिवेंटर से ही फ्यूल को कलेक्ट किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन 27 मई को यहाँ से इसके थ्रू ब्लाउट प्रिवेंटर के थ्रू गैस का रिसाव होने लगा, जिसमें कि पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम ऑयल दोनों का रिसाव होने लगा। पेट्रोलियम ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड लिक्विड्स या क्रूड मटेरियल्स होते हैं और पेट्रोलियम गैस की बात करें तो उसमें 94% मीथेन होता है और ब्यूटेन और प्रोपेन और अदर गैसेस होती हैं। अब ये जो ऑयल और गैसेस थी, इनका जो इन्वायरमेंट में डेब्रिस के रूप में धीरे धीरे फैल गया और इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर 2500 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे और बाकी जो यहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने अदर एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया और ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान कर सकें। इस तेल की जो गहराई है उसके अंदर से जो ऑयल और गैस का जो रिसाव होता है उसका प्रेशर होता है 4200 psi। आपको पता ही होगा, जैसा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है, 1 बार में 14.50 psi होता है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 300 बार का यहाँ पर प्रेशर रिलीज होता है और जो फ्यूल का प्रोडक्शन है वो 90,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। और जो उनको इग्निशन टेम्परेचर पर ये यहाँ पर आग लग जाती है और जो भी ऑयल और गैसेस के जो डेब्रिस फैले होते हैं ज़मीन पर या इन्वायरमेंट में, और वहाँ पर भी आग लग जाती है। वहीं पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के 2 कर्मचारी काम कर रहे थे और आप देख रहे हैं जैसा कि एक तालाब है और इसके बीच से एक रोड थी, इसी से उनको निकलना था। लेकिन जब आग लगने के कारण यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। 10 जून को यानी हम लोग राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आती है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और साजो सामान के साथ डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए नदी में ऑपरेशन को कंडक्ट करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ डेड बॉडी को रिकवर किया गया था वहाँ से मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस पे होगा और 100 मीटर की डिस्टेंस पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पर टेम्परेचर का एक्सपोजर हो रहा था, वहाँ पर ज़्यादा समय तक ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने आप की सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। उसमें हमारी टीम माधरोप के माध्यम से और अपने आप की प्रदान करते हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का लगाते हुए और डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए यहाँ पर पहुँच गई है। जो इस कठिन परिस्थिति में भी जान को जोखिम में डालकर डेड बॉडी को रिकवर किया गया है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा, और यह कार्य हमारे लिए बेहद कठिन है, लेकिन हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पीछे नहीं रहे। और जैसा कि आप देख सकते हैं डेड बॉडी को अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया गया है। जैसा कि आपको बता ही रहा था कि जो इंडस्ट्रियल हजार्ड के एक्सपर्ट और इंजीनियर्स थे उनको भी इन्फो कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि आर्मी, SDRF, पुलिस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और जो इंडियन सभी को यहाँ पर इन्फॉर्म करने के पश्चात अपने स्तर पर कार्य शुरू कर दिया था। जैसा कि हम लोगों ने जो कि मेरे द्वारा इस घटनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात मैंने एक स्केच तैयार किया और जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का जो मेथड है या मेथोडोलॉजी है कार्य करने की, ऑपरेशन कंडक्ट करने की, उसमें हम लोग सबसे पहले हॉट जोन बनाते हैं, वार्म जोन बनाते हैं और सेफ जोन बनाते हैं। हमने हॉट जोन में 300 मीटर तक एरिया को, रेडियस के एरिया को निर्धारित किया है और 300 मीटर पर टेम्परेचर था 60 से 65 और इसका जो साउंड वेव है 110 से लेकर 115 डेसिबल तक था। आपको ये भी बताते चलता हूँ कि एक नॉर्मल मनुष्य को सुनने के लिए 60 से 80 तक डेसिबल तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा है, इसके एबव है तो कहीं ना कहीं उसमें उसके ईयर्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और ये भी बताता चलता हूँ कि आपको एक जेट विमान का जो साउंड वेव है 150 डेसिबल तक होता है। तो हॉट जोन में सिर्फ ओनली फॉर रेस्क्योर करते हैं, इसमें भी इंटरनल और आउटर
बनाया जाता है इसका कि इंटरनल पर कितना इसका टेम्परेचर है, साउंड वेव कितना है और आउटर पे कितना है। इसके बाद बनाया जाता है इसमें वार्म जोन। वार्म जोन में ओनली फॉर रेस्क्यूअर और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो, या जो विक्टिम्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यहाँ पर जैसा कि एक बर्निंग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है या स्किन में रेडनेस हो सकता है, हीट क्रैम्प हो सकता है, तो उसको ध्यान में रख करके वाइटल साइन को ले करके और उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो पीएचडी है वो देंगे हम लोग। इसके अलावा सेफ जोन में सिर्फ टीम स्टैंड बाय में रहती है, चाहे कोई भी टीम हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ज़रूरत पड़ने पर उनके द्वारा उनको उनके कार्यों को देख करके उनको वहाँ पर बुला लिया जाता है। और इसमें सिर्फ मीडिया रिपोर्टर और व्हीकल पार्किंग और जो इसमें डायरेक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़, रिपोर्टों का लेन देन वगैरह वगैरह उसमें होते रहता है। और इसके अप्रोच रूट के बारे में बात करते हैं तो दो इसका मेन अप्रोच रूट है। जो दो अप्रोच रूट हैं उसके साइड में ही वाटर पंप और पोंड्स बनाए गए हैं, उसके थ्रू पानी का पर्दा बनाया जाएगा और उस पर्दे के द्वारा टेम्परेचर को रोक लिया जाएगा ताकि रेस्क्यूअर जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और वो वर्कर जो ब्लोआउट प्रिवेंटर है उसको ढकेंगे उस मशीन के थ्रू और इस तरीके से टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया 7 मई को होना है। आगे जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है और मैं साइट पे जाता हूँ उसके बारे में आपको हमेशा मैं अपडेट करते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।